हेलो जी। ब्रेक इज ओवर। ब्रेक इज ओवर बाबा। चलो, ब्रेक से पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कशन कर लिया था। अभी एक एक काम करते हैं। हाँ, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे थे। एग्जांपल कर रहे थे। ओके ओके ओके, ठीक है। ये एग्जांपल्स हमने किया था। अभी हम क्या करते हैं, अभी एक छोटा सा पोर्शन और खत्म कर देते हैं ताकि लेक्चर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा ना जाए आपके लिए। ठीक है। नेचर एंड पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये जो बातें अपन कर चुके हैं। अच्छा, मेरी एक बात को ध्यान से सुन लेना बॉस, बिल्कुल ध्यान से। जो भी मैं बोलूंगा भी ना, ये मान लेना कि स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। स्टडी मटेरियल का मतलब जो स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बोल रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ ना, तो ये सारी बातें कहाँ लिखी होंगी? आपके स्टडी मटेरियल में लिखी होंगी। तो ये मत सोचना कि यार ये तो बोला है, ये जाने दो और जो लिखा है वो लिख लेते हैं। नहीं, जो बोला है वो भी ध्यान से सुना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी पेन डाउन थोड़ा थोड़ा, कैसे भी गंदा बंदा कैसे भी करके लिख दूं। बट आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके एक एक चीज को सुनना। एक नंबर भी कम नहीं होने दूंगा मैं आपका। और मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो। और हुआ तो देख लेना, मैं आपको वो बना दूंगा, बंदर बंदर नहीं, मुर्गा। ऐसे हाथ अंदर से डाल के कान पकड़ोगे। बड़े हैं। चलो, नेचर एंड पर्पस देखते हैं पूरा हो पाया तो ठीक, नहीं तो नेचर तो पूरा कर ही देंगे। नेचर एंड पर्पस ऑफ, पर्पस एंड टाइमिंग, तीनों देख लेते हैं। टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। नेचर की बात करें सबसे पहले। नटूरे, सबसे पहले हम बात करेंगे नटूरे की। नेचर, नेचर की बात करें, ध्यान से सुनना। एक लाइन सा सब। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या इंक्लूड होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स में इंक्लूड होता है भैया कि कंपैरिजंस। किस चीज का कंपैरिजन? कंपैरिजन एंटिटी का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। एंटिटी की ही इंफॉर्मेशन से, पिछले साल की हो चाहे, या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ कंपैरिजन, या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके साथ होगा? आपका कंपैरिजन किस किस के साथ होगा यार? या तो आपके पिछले साल के मार्कशीट के हिसाब से, भाई आपने अटेम्प्ट दिया था पिछली बार का, कंपैरिजन आपको आए थे 38। आपको क्या पता था कि आपको एकदम भगवान मिलने वाले हैं ऑडिट के? तो फिर अब आपने ज्वाइन किया है, देखा। अच्छा, दूसरी बात करें। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, दूसरी बात क्या? दूसरी बात आपने कंपैरिजन, एक तो कंपैरिजन करना है आपने आपका पिछली मार्कशीट यानी कि प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन के साथ इस पीरियड की इंफॉर्मेशन को। दूसरा आपने कंपैरिजन करना है कि यार मैंने मेहनत तो बहुत करी है, एक्सपेक्टेड है कि मैं 70 75 80 ले आऊंगा, लेकिन आया कितना? 38 40। तो कारण क्या रहा? रीजंस क्या रहे? हमारी हरामखोरी रही या हमारी प्लानिंग में गड़बड़ हुई? क्या चीजें हुई? यानी कि हमने हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट्स है उसके सामने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे क्यों पूरा नहीं हुआ। दूसरी चीज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अभी एक्सपेक्टेशन एंटिटी की भी हो सकती है और ऑडिटर की भी हो सकती है। और तीसरी बात, भाई ऑडिटर भी दिमाग लगाता है ना यार कि भैया पिछले साल इतना टर्नओवर हुआ, इतना हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली सेल्स तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस तो बढ़ने चाहिए। और उस प्रपोर्शन में अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो आएगा, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो पहला, खुद के डाटा के साथ प्रायर इंफॉर्मेशन, अगेन अपने डाटा का ही एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। और तीसरी बात कि सेम, जिसको अपन बोलते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन, सेम इंडस्ट्री में जो एक्सपेंसेस हमारी कंपनी कर रही है वही एक्सपेंसेस दूसरी भी कर रही है, दूसरी कम कर रही है, हमारे ज्यादा क्यों हो रहे हैं? जबकि सबकंसेंसेस भी सिमिलर हैं, सिचुएशन भी बराबर है। तो तीसरी बात क्या कि किसी दूसरी एंटिटी के साथ आपका कंपैरिजन करना। तो एक बात होती है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेचर के अंदर, और दूसरा आयाम बताया है भैया कंपैरिजन ऑफ रिलेशनशिप, कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या चीज देखते हैं अपन कि एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, जो हमने एग्जांपल में देखा। हर चीज देखकर आए अभी अपन
जो अपन एग्जांपल में कि सेल्स का रिश्ता सैलरी के साथ क्या है, एक्सपेंसेस के साथ क्या है, जीएसटी का रिश्ता आपके पर्टिकुलर गुड्स के साथ क्या है। तो जितना जीएसटी को अगर रिवर्स कैलकुलेशन करें अगर अपन, तो उससे सेल्स पकड़ सकते हैं कि जीएसटी वाली कौन सी है, और फिर बचेगी जो नॉन जीएसटी वाली है, तो उसका एक पर्टिकुलर रिश्ता है। बात समझ में आ रही है? अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो एड वैलोरम ड्यूटी जो हम पे करते हैं उसका डायरेक्ट रिश्ता होता है, क्योंकि एड वैलोरम ड्यूटी फिक्स रेट होती है। उस फिक्स रेट का रिवर्स कैलकुलेशन से हम वो देख सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर पे किया कि नहीं, यानी कि इनके आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं कि इतने का माल बेचा, इतनी एड वैलोरम ड्यूटी, और वो क्रेडिट मांग रहा है, भाई रुक जा, हमें देख तो लेने दे, बराबर है। तो वो चीजें अपन यहां पर देखेंगे। जैसे हमको वेजेस कंप्यूट करनी है, तो वेजेस के लिए हमने क्या रिश्ता देखा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा में हमने क्या किया, पर डे वेज कितनी है या पर वर्कर वेज कितनी है, और नॉन फाइनेंशियल डाटा नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा को भी देखा जाता है। बात समझ में आ गई? तो नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स को दो आयाम में बांटा है। मैं लिख रहा हूं, एक लाइन लिख रहा हूं और उसके बाद एक फोटो बना के आपको प्रॉपर दे रहा हूं। भाई बिल्कुल साथ साथ लिख लो, मुझे पता है बहुत होनहार हो, बहुत सियाने हो, गजब के बच्चे हो यार। हर किसी के नसीब में नहीं होते जैसे आप मुझे मिले हो ना, मेरा नसीब बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल लिखते जाओ जी, लिखते जाओ। एनालिटिकल प्रोसीजर साथ साथ लिख लेना, दो लाइन लिख रहा हूं। इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ entities, financial information, with as well as consideration of relationships. इसका अपन एक फोटो बना दे अगर साथ साथ कि भैया इसकी नेचर के अंदर इन्हें दो बातें बताई है। पहला क्या, कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजंस, एंड कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजंस के अंदर अपन ने दो तीन बातें जो अभी एग्जांपल लिया उसके अंदर डिस्कस किया। पहला क्या, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड्स। दूसरा हमने क्या बात किया जी, दूसरा हमने बात किया कि एक्सपेक्टेड, आपने कितना एक्सपेक्ट किया था उस चीज को लेकर, बराबर है क्या। एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स ऑफ एंटिटी, उसका कंपैरिजन। एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स ऑफ एंटिटी, एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स ऑफ एंटीजी नहीं है, एंटीजी नहीं है, एंटिटी है, एंटिटी, एंटिटी। इसके अंदर अपन क्या चीज देख लेते हैं, भैया आपने कोई बजट बना रखे होंगे, वो फुलफिल नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए जी, बजट्स हो गए, या एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर अलग ही एक्सपेक्ट करके बैठा है, इसको पता नहीं क्या चुन रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले अपन, तो एस्टिमेशन ऑफ दीपू, एस्टिमेशन ऑफ दीपू डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो जी, ये हो गया एग्जांपल दूसरा। तीसरा पॉइंट आता है जी आपका सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, यानी कि शर्मा जी के बच्चे के साथ आपका रिजल्ट कंपेयर करेंगे। क्यों शर्मा का पास हो रहा है यार, उसका बच्चा है? कि वो टफा तुम्हारे लिए टफ आया था पेपर? अरे पापा आप समझते, अरे ऐसे कैसे समझ लो यार, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उतनी मेहनत वो भी कर रहा है, अगर वो निकल रहा है इसका मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं और। तुम प्रॉपर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, तुम मुझे मूर्ख बनाते रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये तो गलत बात हो गई। सिमिलर, ये शर्मा जी के बच्चे जो होते हैं ना साले हरामखोर, खुद चुपचाप पढ़ लेते हैं, हमको हमको घुमाने ले जाते हैं, खुद पढ़ लेते हैं, और फिर हमारे पापा हमको डांटते हैं। ये अच्छी बात थोड़ी है। इंडस्ट्री
इंफॉर्मेशन। जैसे रेशियो एनालिसिस करना, रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो बोल दो, जीपी रेशियो बोल दो, ईटीसी। तो ये आपके कंपैरिजंस को लेकर तीन बातें हैं क्या, कि कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड्स। अरे प्रायर नहीं लिखा मैंने, फॉर प्रायर पीरियड्स। सेकंड, एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स ऑफ एंटिटी। अब एंटीसिपेटेड को एक्चुअल के साथ खड़ा करेंगे, बजट और एक्सपेक्टेशन ऑडिटर की कुछ और है, उदाहरण के तौर पर एस्टिमेशन ऑफ डिपू। तीसरी बात, सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर क्या सीन है, ठीक है। अब बात करें अगर अपन रिलेशनशिप्स के बारे में, तो इसके अंदर अपन ने दो बातें करी हैं। इसमें पहली बात क्या करी है अपन ने, कि भैया एलिमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन या अमंग्स, अमंग लिख दूं, रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स ऑफ, साथ साथ लिख लो रे, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो क्या दे रहा है आपको, एक प्रिडिक्टेबल फॉर्म पैटर्न दे रहा है। प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का अगर हम रिलेशनशिप देख लेते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या पैटर्न आगे आना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं। तो क्वेश्चन, प्रिडिक्टेबल पैटर्न बेस्ड ऑन एंटिटीज एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एंटिटीज एक्सपीरियंस, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज। जीपीआर को यहां से निकाल दो, क्योंकि जीपीआर आइटम्स के साथ है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज। दूसरी बात कर लो जी इसके अंदर, दूसरी बात क्या है, बिटवीन, भाई रिलेशनशिप किसमें, बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा, बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। डाटा या इंफॉर्मेशंस, जैसे अपन ने वर्कमैन का एग्जांपल लिया, पेरोल कॉस्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये हो गया जिसका नेचर। फिर आगे इंस्टीट्यूट ने इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके हुआ कि यार ये सब आपको समझ में आया क्या, तो हमने बोला हाँ सर समझ में आया। इसमें समझने जैसी बात क्या है भाई, आप नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हमें बता रहे हो। सर एनालिटिकल प्रोसीजर हम समझ चुके हैं कि एनालिसिस करना है, वो खाते देख ऐसे ही देख देख के यूं यूं करके जितनी अब में अक्ल होगी उतना हम एनालिटिकल कर पाएंगे। अच्छा मतलब तुम समझ गए हो। हाँ जी सर हम समझ गए हैं। तो इसका नेचर दो तरह का हो गया, एक कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन एक तो पिछले साल के रिजल्ट्स के साथ कर लो, पिछले साल का फाइनेंशियल डाटा है, इस साल का फाइनेंशियल है, आपस में कंपेयर कर लो कि कितना बड़ा घटा, हमने एग्जांपल लिया। दूसरी बात, सर ऑडिटर भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है या कुछ बजट आपने बना रखे, तो एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स के साथ कंपैरिजन कर लो जो एक्चुअल है। तीसरी बात, सिमिलर इंडस्ट्री में क्या कमा रही है, क्या कारगुजरदगी उनकी हो रही है, तो वो रेशियो एनालिसिस, उनका रेशियो अपना रेशियो, उसका कंपैरिजन कर लो। सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में काम कर रही है वो, बड़ी अच्छी बात है सर, चिंता ही मत करो, हो जाएगा। अब रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप क्या होगा, आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आपस में क्या रिश्ता है, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया जीएसटी का, सेल्स टैक्स का, या फिर और क्या अपन एग्जांपल लिया यार, जीएसटी वाला लिया अपन ने, वो एड वैलोरम कस्टम ड्यूटी का एग्जांपल लिया। दूसरी बात कह रहा है कि बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, भाई साहब जब शुरू किया तो सबसे पहले ये एग्जांपल हमने लिया था, तो ये हमको बुद्धू समझते हैं। तो अगर नेचर पूछेंगे भाई साहब ये लिख देना। फिर आगे उन्होंने एक लाइन लिखी कि भाई साहब ये समझ में आया ना, तो एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ना, ये 4-5 टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहाँ पे इन्होंने आगे बोला कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं भाई साहब, मे बी segregated into the following major types।
क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन वो मेजर टाइप्स आपसे टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स को पूछ सकता है। तो अगर ऐसे पूछेगा तो जवाब वही है, बस तरीका दूसरा है। तो मैं 4-5 पॉइंट्स लिख रहा हूं भाई, साथ साथ लिख लेना। छोटा सा टुकड़ा भी पूछा गया तो क्यों हम खराब करें, लिखना जरा। मुझे मुझे पूरा विश्वास है आप लिख रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। लिखो, नंबर 1, एज कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डाटा विद इंडस्ट्री डाटा। कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डाटा विद इंडस्ट्री डाटा। कौन सी इंडस्ट्री? सिमिलर, ऊपर बात करके आए हम लोग। दूसरी बात, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट्स डाटा, इसका मतलब क्या है? कंपैरिजन ऑफ, ये सेम चल रहा है, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डाटा विद सिमिलर प्रायर पीरियड डाटा। यहां लिख दो। ये भी ऊपर हम बात करके आए। तीसरी बात, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट्स डाटा विद डिटरमाइंड मतलब जो तय कर रखे हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। नंबर 4, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट्स डाटा विद, अब ऑडिटर का ले लो, विद ऑडिटर। अच्छा, ये किससे? विद क्लाइंट। ये क्लाइंट ने डिटरमाइन किया था एक्सपेक्टेशन, अब ऑडिटर डिटरमाइन करेगा एक्सपेक्टेशन। कितना आसान है। विद ऑडिटर्स डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड मतलब लास्ट पॉइंट आने वाला है, नंबर 5। नंबर 5 इज कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डाटा with expected results using नॉन फाइनेंशियल डाटा। ये नॉन फाइनेंशियल डाटा भी आ गया जी। तो अगर आप ये 5 बातें भी लिख देते हो तो आपका नेचर इसमें कवर है, आपके टाइप्स इसमें कवर है। तो इधर नेचर पूछे टाइप पूछे, आपको उठाकर ये लिख देना है। नेचर में भी वही बात है, टाइप्स में भी वही है। नेचर में हमने देखो क्या बात किया था कि प्रायर पीरियड डाटा का कंपैरिजन एंटिसिपेटेड रिजल्ट, चाहे क्लाइंट ने करा हो चाहे किसने करा हो, ऑडिटर ने करा हो, सिमिलर इंडस्ट्री के साथ बात कर लो। और उसके बाद सामने क्या बोलता है भैया, अपने ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक दूसरे के साथ रिश्ता देख लो, जिससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि पैटर्न क्या फॉलो होना चाहिए था। और आखिरी बात, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का क्या आपस में ये सीन है। तो अब अपन बात करें कि भाई साहब इसे कुछ टाइप्स में बांटा है। क्या बांटा है जी? बड़ी आसान सी बात है, उसी बात को दूसरी जबान में लिखा है, एज कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डाटा विद इंडस्ट्री डाटा। विद सेम होना चाहिए था, बट ठीक है, विद उस इंडस्ट्री का डाटा क्या, पूरी इंडस्ट्री का डाटा क्या कह रहा है और उस कंपनी का क्या कह रहा है। दूसरी बात कि भैया कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डाटा विद सिमिलर प्रायर पीरियड डाटा, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डाटा विद क्लाइंट्स डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, विद ऑडिटर्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, और आखिरी बात विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यूजिंग नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये 5 बातें भाई साहब, इसे याद करना कोई टफ काम नहीं है और याद तो करना भी नहीं है। डे 1 से कह रहा हूं, समझ के चलना है। इतना समझ में आता है तो अब हम आ जाते हैं इसके पर्पस पे। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ भाई साहब, नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टाइप्स। बराबर है क्या? अब हम आते हैं पर्पस पे। पर्पस तो क्या है यार कि भैया ये डाटा का आपस में कंपैरिजन करो, यूज करो। कंपैरिजन और रिलेशनशिप को जो है आप यूज करके असेस करो कि भाई जो अकाउंट बैलेंस दे के रखा है, क्यों कर रहे हैं हम एसेस करने के लिए तो कर रहे हैं कि रोम कितना है। रोम में रोम व्हाट इज रोम? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट।
तो आपके रोम रोम में कितनी बदमाशियां हैं वो चीज देखने के लिए कि अकाउंट बैलेंस करेक्ट है कि नहीं है, वो चीज देखने के लिए कर रहे हैं। और क्या पर्पस होगा? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? पर्पस तो वही रहने वाला है। अरे हाँ, यहाँ तो 2 लाइन लिख देते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स ले लेते हैं, और भगवान कसम उसके बाद मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा, भगवान कसम यार। ठीक है, सुन। देखना, पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। टाइमिंग, अच्छा अच्छा, पर्पस तो करें पहले। पर्पस लिख रहा हूं, बस लिख रहा हूं। पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। पर्पस को कोशिश करेंगे, खत्म हो गया बहुत अच्छी बात है। खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है, अच्छे से खत्म करना उद्देश्य है। तो अच्छे से खत्म हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ थोड़ा सा और बढ़ा देंगे एक सेशन, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अभी तो बेटी बाप की है। तो इसके अंदर 1 लाइन लिख लो, उसके बाद अपन एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं और समझने पे आ जाते हैं। ठीक है, 4-5 एग्जाम्पल्स इसमें देके रखे हुए हैं। अच्छा, जितने एग्जाम्पल्स भी मैं ले रहा हूँ ना, आपके स्टडी मटेरियल के लिए हुए हैं, और इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स के आधार पर केसेस देता है। तो आपसे गुजारिश है बाबू कि इसको मैं आपको जो नोट्स देने वाला हूँ स्टडी मटेरियल पर बेस्ड है, तो आप नोट्स को गो थ्रू जरूर करना, और मेरे एक एक शब्द जो है वो स्टडी मटेरियल का हिस्सा है, होशियारी नहीं दिखाना अपनी ना। 1 लाइन लिखा दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, लिखो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज, एनालिटिकल पर्पस की बात कर रहे हैं हम लोग। एनालिटिकल प्रोसीजर साथ साथ लिख लो रे। यूज कंपैरिजंस, क्या करता है? कंपैरिजंस को यूज करता है। एंड रिलेशनशिप्स, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, टू एसेस, टू असेस। क्या असेस करना चाहता है जी ऑडिटर? ऑडिटर ये असेस करना चाहता है कि वेदर, वेदर मतलब मौसम, है ना? मौसम कैसे है? वेदर अकाउंट बैलेंसेस या कोई अदर डाटा है अपीयर रीजनेबल और नॉट। बस भाई, जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उन्होंने कोई फिगर दे रखी है, तो फिगर को जांचने के लिए तो कर रहे हैं अपन ये कि ये रीजनेबल है कि नहीं है। और अगर ये होशियारी दिखा रहे हैं तो यार इनकी होशियारी की ऐसी की तैसी, साला इनको पकड़ के ना लिटा के 4 चांटे मारेगा ऑडिटर। नहीं नहीं नहीं, ऑडिटर ऐसे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, ऑडिटर बेचारा अकेला जाता है, ऑडिटर को चांटे पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे बदमाशी नहीं करना, ठीक है? अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं अपन लोग, ठीक है? देखो ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनो। क्या होता है कि जैसे अपन ने क्या किया, अपन कंपैरिजन और रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, अपन क्या कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं बैलेंस शीट। ध्यान से सुनना, मैं हल्का सा इधर आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे अपन क्या देख रहे हैं भाई साहब, अपन देख रहे हैं बैलेंसेस जो हैं, बैलेंसेस गिवन इन बैलेंस शीट। उसको हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? पी एंड एल में दिए गए आइटम्स के साथ। ठीक है, क्यों रिलेट कर रहे हैं हम? क्योंकि वो रिलेटेड हैं, क्योंकि वो रिलेटेड हैं। जैसे हम परचेज को लिंक करते हैं, नहीं करते हैं फ्रेट के साथ, भाई जितना माल खरीदा उसके अकॉर्डिंगली हम भाड़ा दिया। डायरेक्ट वेजेस, मान लो मेरा क्या है, शराब का व्यापार है, ठीक है? तो अब मान लो कि मैं मेरी गोदाम में दारू का ट्रक आता है, शराब का ट्रक आता है, तो उसमें क्या पेटियां भरी होती हैं। तो लेबर क्या चार्ज करती है? 5 रुपए या 3 रुपए प्रति पेटी ट्रक से उतार के और अंदर रखती है। अब 200 पेटी आती है तो 600 रुपए उसका बन जाता है, 3 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से। ठीक है, तो अब जितना माल मेरा परचेज होगा, जितनी जितनी जितना माल में आऊंगा, मान लो एक ट्रक में 200 पेटी आती है। अब मान लो कि मेरी क्वांटिटेटिव डिटेल्स के अंदर ऐसा आया कि भैया मैंने 4000 पेटियां मंगाई हैं 1 महीने के अंदर, और एक ट्रक के अंदर 200 पेटी आती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो फिर अगर देखें तो लगभग 20 ट्रिप्स हो गई होंगी ट्रक की,
अब ट्रक एक ट्रिप का मान लो 10,000 रुपए चार्ज करता है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया भाई साहब, लगभग 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए हर महीने का मेरा फ्रेट होना चाहिए। अगर 4,000 पेटियां हैं और एक पेटी में मैं 3 रुपए देता हूं, एक सॉरी 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 4,000 पेटियां और एक पेटी में मैं वेजेस कितना देता हूं, 3 देता हूं, 3 रुपए देता हूं, तो 12,000 रुपए मेरी सैलरी से वेजेस का वहां पर आएगा प्रति माह। सीन समझ में आ रहा है? तो मैंने इसको कैसे क्रॉस टैली किया, मैंने उससे इंफॉर्मेशन लिया और परचेज का उसका पूछा कि यार जो माल आप परचेज किए हो इसका मुझे डिटेल्स हो। उससे मुझे समझाया कि सर एक ट्रिप में इतना आता है, इतना आता है। तो जैसे जैसे वो मुझे परचेज बता रहा है ना, मेरे दिमाग में वेजेस और फ्रेट साथ साथ में चल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन को अब मैं क्या करूंगा, और ज्यादा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं उठा लूंगा प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने उससे पूछा तो उससे बोला सर लगभग हर साल इतना ही रहता है, लेकिन पिछले साल से थोड़ा ठीक है। जैसे उससे बोला थोड़ा ठीक है, तो 10% 5% थोड़ा तो ठीक होना चाहिए, तो पिछले साल की सेम इंफॉर्मेशन को मैं उठा के ले लूंगा। अगर वहां पर मुझे कोई फ्लक्चुएशन नजर आता है तो मेरे जहन में क्या आएगा, कोई तो अनयूजुअल बात हो रही है भाई साहब। बात समझ में आ रही है? कोई तो अनयूजुअल चीज है, कोई तो मिस स्टेट हो रही है चीजें, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, या इन्होंने बनाया नहीं है, बनना चाहिए। तो वो चीजों को एनालिसिस करने के लिए अपन ये इसका पर्पस यही है। एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल बेटा ये आपके स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल है, उसका हिस्सा है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आप हवा में नहीं जाने देना, और ऐसा नहीं है कि इसको पूरा कहानी लिखने बैठ जाओ, आप बस समझना। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर अपन 2 3 4 एग्जाम्पल जो स्टडी मटेरियल में दिए वही लूंगा मैं आपसे। ठीक है, ध्यान से एक लाइन लिख लो। लिखो ये क्यों करते हैं अपन, रिकंसाइल क्यों करते हैं पिछले साल और ये साल और इस साल के ही फाइनेंशियल डाटा को दूसरे के साथ, दे दीज क्योंकि ये हेल्पफुल होते हैं। लिखो दीज आर helpful these are helpful in detection of unusual state of affairs and mistakes in accounts। अगर किसी अकाउंट में किसी तरह की मिस्टेक नजर आ रही है या कोई अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, उसको डिटेक्ट करने में ये मदद करता है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये पर्पस होता है। अब इसके एक एक करके कुछ एग्जांपल्स, आपने 2 लाइन लिख लिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने जो दिए, नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, इन्होंने बोला है कि भाई साहब आपने एनालिटिकल प्रोसीजर अपनाया, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर अपनाया, बड़ी अच्छी बात है। आपने क्या देखा वहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो था, जीपीआर लिख रहा हूं मैं, सब मान के चल रहा हूं कि आप में इतना समझ है कि जीपीआर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। उसको हमने विद प्रायर पीरियड, प्रायर या प्रीवियस ईयर के साथ हमने क्या किया, उसको कंपेयर किया। हमने क्या डिस्कवर किया, हमने डिस्कवर किया कि भैया एक सेकंड, हाँ जी हाँ जी। तो क्या डिस्कवर किया जी आपने, आपने डिस्कवर किया फॉल इन जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। इसका मतलब क्या है कि भैया पहले जीपीआर था, मान लो प्रीवियस ईयर में जीपीआर था 18% और करंट ईयर में जीपीआर हो गया है 15%। यार ये पिछले साल से इस साल में हमको लॉस क्यों हुआ है, जबकि सेल तो या उतनी ही है या फिर उससे थोड़ी तो बड़ी है।
क्या गड़बड़ हो सकती है, तो इसका एनालिसिस किया जाएगा कि यार जीपीआर इनका गिरा क्यों है, तो अब उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण नंबर 1 ऑडिटर देखेगा, ऐसा भी हो सकता है कि जीपीआर गिरने का कारण ड्यू टू पिल्फरेज, यानी कि स्टॉक के अंदर चोरी हुई है। तो क्लोजिंग स्टॉक, आप जैसे ही जीपीआर की बात है आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट आ जाना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में 2 आइटम्स होते हैं, सेल्स होता है या क्लोजिंग स्टॉक होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा कम हो गया तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। प्रॉफिट यार इतना तो मैं मान के चलूं ना कि ये कंपैरिजन आपको आता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में कमी आती है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो जीपीआर गिर जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक में कमी क्यों आई, चोरी हो गया माल, शॉर्टेज होगा या फिर एक्सेस होगा। अगर एक्सेस हुआ तो जीपीआर बढ़ेगा, अगर शॉर्टेज हुआ तो जाहिर सी बात है जीपीआर घटेगा। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि माल की चोरी हुई, क्योंकि सेल तो बराबर है यार, सेल भी बढ़ रही है, बाकी सारी चीजें ठीक है, तो फंस कहां रही है। तो ऑडिटर चेक करेगा, क्लोजिंग स्टॉक पे ध्यान देना पड़ेगा, चोरियां बहुत हो रही हैं, वजह ये है। जो मैं लॉस में जा रहा हूं, वजह तुम हो स्टॉक, वजह तुम हो। पिल्फरेज इन इन्वेंट्री, एक कारण क्या हो सकता है जी, सेल पूरी नहीं दिखाई, माल बिका तो लेकिन शॉर्ट दिखाए, एंट्री नहीं किया। लिख लो लिख लो, इस अप्रोप्रिएशन, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पार्ट ऑफ सेल प्रोसीड। नंबर 3, चेंज इन एक्सपेंसेस। सेल्स बढ़ा 10% से, सेल्स बढ़ा 20% से, सेल्स बढ़ा 30% से, एक्सपेंसेस बढ़े 50% से। यानी कि अगर डिसप्रपोर्शनेटली एक्सपेंसेस जो है एक्सेजरेट हो रहे हैं, तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हो रहा है। भाई ऐसा नहीं है कि गड़बड़ ही है, हो सकता है सरकार ने ड्यूटियां बढ़ा दी हो सकता है कि माल पीछे से महंगा हो, शॉर्टेज हो, कारण कुछ भी हो, पर गहन जांच के लिए बनता तो है। चेंज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि डिसप्रपोर्शनेटली बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनेटली बढ़ता तो सेल 18 के ऊपर ही जाती, लेकिन कारण सिर्फ यही है। तो ऑडिटर, ये कुछ एग्जांपल्स ऑडिटर ने दे रखे हैं कि भाई साहब अगर ग्रॉस प्रॉफिट, देखो अब यहीं पर केस बन के आ जाता है, यहीं पर केस बन के आ जाता है कि भैया हम ऑडिट करने गए थे XYZ लिमिटेड की, बताऊं क्या हुआ। हम वहां गए, हमने देखा भैया पिछले साल का तो 18% था, इस साल 15% ही है, और जबकि सेल्स भी ज्यादा हमें नजर आ रही है, सेल्स भी ज्यादा नजर आ रही है, तो फिर कहां गड़बड़ हुई होगी। अरे यार फिर आप एक काम करो, आप वो इसके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो, खर्चे देखो यार, खर्चे डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ तो नहीं गए, परचेज देखो यार, सेल्स तो बढ़ गई लेकिन परचेज में डिस्प्रोपोर्शनेटली खर्चे का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर परचेज और एक्सपेंस सब आ गए कि नहीं। हमने वो भी चेक कर लिया यार, फिर भी दिक्कत आ रही है। और यार फिर पता हुआ क्या होगा, इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया होगा, चोरी हुई होगी, स्टॉक को प्रॉपरली जांच लो, गड़बड़ तो वहीं आ रही है सर। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल इंस्टीट्यूट दे रही है ना, वहां से केस भी पूछ सकती है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सेकंड एग्जांपल, ध्यान से सुनो। चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ, एग्जांपल देखते ही भाग जाओ, ऐसा नहीं करना। एग्जांपल सेकंड, हाँ मान लो आपको क्या चेक करना है जी, डेटर्स का वेरिफिकेशन देखना है। डेटर बैलेंसेस आप देख रहे हो, इसको अपन क्या बोल देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। अब सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं कि अपन ने क्या किया, मान लो SA 505 लगा दिया, और अपन ने क्या ले लिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हमने देखा अकाउंट्स के अंदर बैलेंस दे रखा है डेटर्स का, वही एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं कुछ चेंज कर लेते हैं। हमने देखा कि 1.5 लाख का बैलेंस दे रखा है,
तो हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया डेटर से कि डेटर 1.5 लाख की है क्या, बोलता नहीं मेरा तो यहाँ पे 1,70,000 है, यानी कि वेरिएशन। या डेटर बोलता है नहीं नहीं यार 1.5 लाख कहां से हो गया भाई साहब, मेरा तो 1,10,000 ही है, ये क्या हो रहा है चक्कर। तो डेटर से हमने कंफर्मेशन लिया, कंफर्मेशन लेने के बाद अकाउंट बैलेंस और वो नहीं मैच हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, लिंक लगाने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां से असर पड़ सकता है। वो लिंक लगाना ही तो एनालिटिकल प्रोसीजर है भाई, एनालिसिस करना वही तो है। जैसे अभी मान लो कि इसमें क्या हुआ जी, डिस्क्रिपेंसी आई है, क्या आई है, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी आई है। तो क्या करने वाला है जी ऑडिटर, ऑडिटर क्या देखेगा, क्या कारण हो सकते हैं भाई, रीजन हो सकते हैं ड्यू टू, डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है, ड्यू टू फेलियर, ड्यू टू फेलियर डेबिट। मतलब क्या हुआ कि माल बेचा, माल बेचा, उधार माल बेचा, लेकिन उसको डेटर को डेबिट करना ही भूल गए। तो हमारे यहां डेबिट करना भूल गए हम, हमारे यहां डेबिट करना भूल गए, तो डेटर 1.5 लाख पे रह गया, लेकिन वो तो बेचारा एंट्री कर रहा है बराबर, तो 1,70,000 उसके खातों में दिखा रहा है। या फिर मान लो अगर कम हुआ तो उधर से पेमेंट आई है, पेमेंट आ गई है डेटर की, तो उसने क्या किया, 1,20,000, 1.5 लाख रुपए से तो कम कर दिया, 1,20,000 कर दिया, 30,000 की उसने पेमेंट करी है, तो उसने तो अपनी एंट्री कर दी, लेकिन हमने एंट्री ही नहीं करी है यार। बात समझ में आ रही है। तो हमने लिंक किया पेमेंट को, हमने लिंक किया क्रेडिट सेल को, अलग अलग इंफॉर्मेशन को लिंक करके हम जवाब पे पहुंच रहे हैं। ये भी हो सकता है ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। बात खत्म। तो अगर आप एक डेटर का बैलेंस चेक करोगे तो बताओ ना कौन कौन सा आप प्रोसीजर अपनाओगे एनालिटिकल। तो आप बोलना कि भैया देखो डेटर का बैलेंस जब हम जांचेंगे, देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा केस, तो जब हम डेटर का बैलेंस जांचेंगे ना भाई साहब अकाउंट रिसीवेबल का, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, हमने उठा के एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा लिया। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन में दिक्कत आती है तो 505 में डील होगा, लेकिन हम एनालिटिकल का आंसर दे रहे तो हम क्या बोल रहे हैं, वहां से जवाब आ गया हमको, और वहां से जवाब आया तो हमें डिस्क्रिपेंसी नजर आई। डिस्क्रिपेंसी नजर आई तो दो बातें हो सकती हैं, या तो इन्होंने सेल्स उसको उधार माल बेचा और एंट्री करना भूल गए, या फिर उससे पेमेंट आ गई है और एंट्री करना भूल गए। माल उधार बेचा एंट्री करना भूल गए तो जाहिर सी बात है उसके खातों में ज्यादा होगा और अपने खातों में कम, क्योंकि एंट्री नहीं करी हमने। और उधर से पेमेंट आ गई तो जाहिर सी बात है उसके खातों में कम होगा, क्योंकि जितना पेमेंट करा उसने उतने से रिड्यूस कर दिया, हमने एंट्री करी नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहां पर हमारा ज्यादा दिखाएगा उसके पास कम। तो डिस्क्रिपेंसी का कारण ये हो सकता है। तो एज एन ऑडिटर, एज अ स्टूडेंट हम इस तरीके से जवाब दे देंगे जी। हम बोलेंगे इंस्टीट्यूट होशियारी मंदी का तेरे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन पूछ लिया तूने स्टडी मटेरियल का, हाँ बिल्कुल। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन, उसके पीछे रीजन आपको कुछ समझ आएगा। मान लो अगर हम क्रेडिटर का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम क्रेडिटर के बैलेंस का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, अगेन वही SA 505 में हमने क्या लिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया, साथ साथ लिख लेना बॉस। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से हमको क्या समझ में आया कि भैया यहाँ पे तो क्या है, डिस्क्रिपेंसी है। भाई अगर जो अकाउंट्स रिसीवेबल में हुआ था यानी कि डेटर्स में होता उसका वाइस वर्सा क्रेडिटर्स वेरिफिकेशन में होगा, यानी कि क्या होगा कि भैया हमने उनको क्रेडिट नहीं किया, उधार माल खरीदा लेकिन एंट्री करना भूल गए, वाली बात हो जाएगी। या फिर हमने उनको पेमेंट भेजा लेकिन एंट्री नहीं करी भाई साहब, या उन्होंने एंट्री नहीं करी भाई साहब, हमारी एंट्री हो रही है उनकी एंट्री नहीं। बात समझ में आ रही है आपको। एंड बिल्कुल वाइस वर्सा, तो मैं यहाँ पे तुरंत से लिख देता हूं, तो लिखना है और अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे अपन। यहाँ पे क्या लिखा है जी, ड्यू टू, लिख लो रे साथ साथ लिख लो रे, लिखो रे, ड्यू टू फेल्योर। ये केसेस हैं, केसेस के आधार पर क्रेडिट एंट्री ऑफ वन और मोर असाइनमेंट्स।
दूसरा, फेलियर टू डेबिट हिम विथ अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, हमने जो पैसा पहुंचा दिया उसको। एग्जाम्पल नंबर 4, मैं सामान के चलो हम साथ साथ लिख रहे थे, लिख चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स। रॉ मटेरियल किधर गया, रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स। इसके अंदर वो क्या देखने वाला है भाई, करेगा क्या वो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगा यार। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन हो जाएगा उसका, ये आपको मालूम है। अब अगर उसको क्या नजर आ रहा है, क्या डिस्क्रिपेंसी आ रही है, या तो माल होगा शॉर्टेज, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, या फिर माल होगा आपका एक्सेस में। ठीक है, अब ऑडिटर ने क्या देखना है कि भैया शॉर्टेज के केस में क्या देखेगा, शॉर्टेज के केस में देख लेगा जी, शॉर्टेज मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है, इसका मतलब चोरी हुई है, अरे हेरफेर हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, और क्या होगा। ऐसे थोड़ी माल उड़ गया तो कहाँ उड़ रहा है, उड़ कहाँ रहा है, माल दिख नहीं रहा उड़ता हो, अरे ऐसे थोड़ी होता है। शॉर्टेज है तो शॉर्टेज के पीछे क्या कारण हो सकते हैं जी, ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन। ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। एंड सेकंड, एक्सेस की बात करेंगे तो माल ज्यादा आ रहा है, माल ज्यादा आ रहा है मतलब फिजिकली माल ज्यादा बड़ा है और अकाउंट्स में कम है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किस, मान लो कि हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो हमारे पास जो स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर के पास सारा माल होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहती है इतना माल भेजो, हमको प्रोडक्शन करना है जी। तो हमने बोला ठीक है भेजते हैं, तो उसकी रिक्विजिशन के हिसाब से हमने एंट्री कर दिया कि टोटल 1000 यूनिट थी, उसमें से 200 यूनिट उसने मांगा, तो हमने एंट्री कर दिया 200 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग विभाग को भेज दिया जी। तो अब मैन्युफैक्चरिंग विभाग से फोन है, एक काम करो कल भेज देना चाहे, तो कल के 4 दिन हो गए, तो 4 दिन के बीच में अपनी 31 मार्च आ गई, 31 मार्च को हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो माल तो 1000 यूनिट बढ़ा है, जबकि बुक्स में एंट्री हो रखी है 800 की। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्री तो कर दी हमने, लेकिन माल डिलीवर करना अभी बाकी रह गया। तो माल ज्यादा दिखेगा ना, लिख लो, लिखो रे, एक्सेस ड्यू टू, क्यों एक्सेस है जी, ड्यू टू रिक्विजिशंस, due to requisitions having been entered before issued of inventory। माल इशू करने से पहले आपने एंट्री कर लिया जी, होशियार चंद, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट लिखो, लास्ट एग्जांपल है, बस ये लास्ट एग्जांपल है, और आज के लिए भी लास्ट ही पकड़ लो, एक थोड़ी सी बात करके छोड़ देंगे, भगवान कसम 1 सेकंड ऊपर नहीं लूंगा। और आपको पता है मैं नहीं ऐसे बोलता कभी, देख लो, झूठ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम को आपको जांचना है, बड़ी अच्छी बात है। आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले चेक करना है कि भैया इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम की अमाउंट जो है कितनी अक्रू होती है ये साल के अंदर। ठीक है, उसके सामने रिसीव कितना हुआ है एंड उसके ऊपर ड्यू कितना है, ये दोनों को टोटल करेंगे तो अमाउंट अक्रू हो जाना चाहिए। अब अक्रू प्रॉपर अमाउंट अक्रूड को चेक करना है कि यार इनकम इतनी बनती भी थी कि नहीं, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट रजिस्टर मंगाएंगे और रजिस्टर में परसेंटेज के हिसाब से कंप्यूट करके देख लेंगे यार।
इसका सीधा सीधा लिंक किससे है? इसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनका सीधा सीधा लिंक किसके साथ है? इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक है। तो इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल डाटा है, एक फाइनेंशियल डाटा ये है, दोनों को ऐसे करके चलेंगे, रिलेशनशिप है इनके बीच में, उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटेशन होने वाला है। जाहिर सी बात है, एक लाइन लिख लो। अगर कोई मिस्टेक आती है, आपको पकड़ में आता है मिस्टेक, तो मिस्टेक को आप क्या कर लोगे? इफ एनी, फर्स्ट वेरीफाई कर लो यार। इनकम को क्या करो? वुड बी डिटेक्टेड वाया इन्वेस्टमेंट्स। ये कुल 4-5 आपको एग्जाम्पल दे के रखे हुए हैं। क्या आपको समझ में आता है? क्या ये पर्पस की बात कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं? तो यही पर्पस है। पर्पस एक लाइन में इन्होंने खत्म कर दिया। मैं ऊपर दे रहा हूं आपको, दिया है आपको, सॉरी। पर्पस एक लाइन में खत्म कर दिया कि क्यों जरूरत है, कि दीज आर हेल्पफुल। ये मदद करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर मदद करती है किस चीज में? टू डिटेक्ट what to detect of unusual state of affairs and mistakes in accounts। इनको डिटेक्ट करने में, जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस है उनको डिटेक्ट करने में, अनयूजुअल एंट्रीज हो रखी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर, उनको चेक करने में, जांच करने में ये हमारी मदद करता है। न सिर्फ इतना, इंटर और इंट्रा कंपैरिजन भी हमारे काम आता है। तो एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिख लो और फिर खत्म हो गया बस। ये एक लाइन और लिख लो। क्या है लास्ट लाइन? यस यस, लास्ट लाइन, भगवान कसम। एक सेकंड भी ऊपर ले लिया इसके बाद तो देख लेना। देखो, ओवरऑल टेस्ट, हम ये आगे बढ़ रहे। ओवरऑल टेस्ट में भी, अच्छा, इसको ओवरऑल टेस्ट बोलते हैं कि भाई हमने वाउचिंग वेरिफिकेशन करके सारी जांच तो कर ली और ऊपर से पूरा इसको एक से दूसरे से लिंक करके वो चीजें भी हम मैं कह रहा हूँ जान है भाई साहब, पूरे ऑडिट की जान है ये। ऐसे एग्जाम में छोड़ के जाओ, पकड़ के जाओ, मेरे को मालूम नहीं, जिंदगी में कभी मत छोड़ना है इसको। एक्सटेंडेड फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग, कौन सा किंग? मेकिंग, मैकिंग, फॉर मैकिंग, यू क्वीन। देखो, इंटर इंटर फर्म या इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म या इंट्रा फर्म कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट्स। ठीक है जी। जैसे, अच्छा, इंटर फर्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। इंटर फर्म का मतलब क्या है? पी एंड एल कंपेरिजन कर रहे हो आप, किसके साथ कर रहे हो? अच्छा, सेम पीरियड का कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो जी? अनदर एंटिटी के साथ कर रहे हो। सेम इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री सेम है। मान लो हम क्लासेस पढ़ाते हो, तो मेरी क्लासेस, इसकी क्लासेस, उसकी क्लासेस। तो ऐसा नहीं कि मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूं और किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ मैं अपने धंधे को कंपेयर करूंगा, है ना, मूर्खता है ना, ऐसा नहीं करूंगा। अनदर एंटिटी, कोई और एंटिटी, लेकिन इंडस्ट्री सेम हो, उसके पी एंड एल के सेम पीरियड के साथ कंपैरिजन करेंगे। जो वर्क कर रही है, वर्किंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। अभी प्रैक्टिकली सोचो कि मैं जैसे ना अभी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे फेमस फैकल्टीज हैं। अब अगर मैं उनके साथ कंपैरिजन करूं अपने रेवेन्यू का, तो मैं नहीं कर सकता यार। क्यों? क्योंकि उनका प्रचार प्रसार, उनके पास तंत्र इतना बड़ा है, एडवर्टीजमेंट देने के लिए दुनिया भर की बातें करते हैं, और फिर वो लोग अपना लेक्चर्स को सेल आउट करता है। मेरे पास है ही नहीं स्टाफ इतना, तो फिर मैं कैसे किसको क्या बोलूंगा? तो जाहिर सी बात है कि पी एंड एल कंपेरिजन में कर रहा हूँ सेम पीरियड का। अनदर एंटिटी, मेरे जैसे ही कोई छर्रा फैकल्टी है नया, और हम अगर मैं कंपेयर करूं कि यार वो भी अकेला लगा पड़ा है, मैं भी अकेला लगा पड़ा हूं, तो अंडर सेम सिमिलर सर्कमस्टेंसेस पर क्या कंपैरिजन होना चाहिए, वो चीज है। ये वेरिएशन इन प्रॉफिटेबिलिटी को जांच करके पकड़ के दिखाएगा आपको क्या काम आने वाला है। वेरिएशन, वेरिएशन इन प्रॉफिटेबिलिटी।
ये चीज समझा के दे देगा आपको। अब मैं बात कर रहा हूं कि साहब इंट्रा फर्म, एक इंटर फर्म हो गया। ये इंटर फर्म का मतलब क्या है, किसी और के साथ कंपेयर कर लिया जी आपने, ये शर्मा जी के बच्चे के साथ जो सेम क्लास सेम स्कूल सेम टीचर से पढ़ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इंट्रा फर्म क्या, इंट्रा फर्म है मेरा खुद का, मेरा पिछले साल का क्या था, मेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है, मेरा सेल्स और मेरा जीएसटी आपस में देखूंगा। बात समझ में आ रही है? पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, इस पिक्चर को यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच द सेशन बहुत ज्यादा, मैं इसको यहां पर रोक रहा हूं और यहां पे टू बी कंटिन्यूड लिख देता हूं, टू बी कंटिन्यूड। यानी कि एक दो एग्जांपल्स और लूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो क्या हम अब देखो हमने क्या किया, हमने ये स्टार्ट किया था दैट वाज, हाँ, पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो पर्पस एंड टाइमिंग में पर्पस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पर्पस के ऊपर ही दो तीन एग्जांपल्स और लेंगे तसल्ली से। अगला सेशन शुरू होगा, वो दो तीन बातें और करेंगे, कुछ लिखेंगे भी, और उसके बाद टाइमिंग पे आएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आती है? अगर तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में। तो अब हमारे गॉगल्स लग जाएंगे और हम करेंगे आपको बाय बाय। किसी तरह की दिक्कत हो तो एक दबाएं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दो दबाएं। आपका 1 और 2 देखने के बाद मैं भाग जाऊंगा। फिर आंसर करो जी, आंसर करो। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पॉज करके लिख लेना। बिल्कुल मेरी जबान में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया खुद आके बात कर रही है, ये आप समझ के चलो। कोई चीज अपन को, मैं नहीं चाहता हूं एक नंबर भी, एक मार्क भी आपका कटना चाहिए यार ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? चलो चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। अगले सेशन में मिलते हैं, बाय जी, लव यू ऑल।